नागपुर में रहने वाली सुलोचना देवी की दो बहुएं थी, बड़ी बहू रचना और छोटी बहू अलका। रचना जहां सांवली और शरीफ स्वभाव की थी, वहीं अलका बला की खूबसूरत और काफी तेज तर्रार स्वभाव की थी। अलका की शादी हुए अभी 4 महीने ही हुए थे। एक रोज, माँ जी, ये लीजिए मिठाई खाइए। ये किस खुशी में बहू? वो मैंने जिस कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था ना, वहां से फोन आ गया है, मेरी नौकरी लग गई है। अरे वाह, अब तो मैं भी नौकरी वाली बहू की सास कहलाऊंगी। वो कमला मुझे बड़ा सुनाती थी ना कि उसकी बहू तो नौकरी वाली है। अब मैं भी उन्हें बताऊंगी कि मेरी प्यारी छोटी बहू भी नौकरी वाली है। मुबारक हो अलका, मैं सचमुच तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। खुश होने से क्या होता है बहू, पढ़ी लिखी तो तुम भी हो, फिर तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए। माँ जी ठीक ही कह रही हैं। अब अगर कोई मुझसे ही पूछेगा कि तुम्हारी जेठानी क्या करती है, तो मैं क्या कहूंगी कि झाड़ू पोछा बर्तन? उसे हाउसवाइफ कहते हैं, और घर संभालना कोई बुरी बात तो नहीं है ना अलका? हाँ भाई, अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे तो शुरू से ही नौकरी करना पसंद था। इन घर के कामों में तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। वैसे ठीक भी है, अगर एक बहू नौकरी करेगी तो दूसरी घर संभालेगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस वेयर के लिए कुछ ड्रेसेस भी लेनी है। अलका को अपनी नौकरी करने पर बड़ा घमंड था। नौकरी लगने के बाद तो वो अपनी सीधी साधी जेठानी को नौकरानी समझने लगी। अगली सुबह रचना जल्दी उठती है और सबका टिफिन पैक करने लगती है, जबकि अलका देर से सोकर उठती है और फिर जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। क्या कर रही है बड़ी बहू? अभी तक अलका बहू का टिफिन तैयार नहीं हुआ क्या? उसे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी माँ जी, बस हो गया। ओफो भाभी, आप थोड़ा जल्दी नहीं उठ सकती क्या? मुझे आपकी वजह से लेट हो जाएगा। अलका ऑफिस चली जाती है। रचना सबको नाश्ता करवा कर घर के कामकाज में जुट जाती है। फिर अपनी और सास के साथ साथ वो देवरानी के बिखरे हुए कमरे को भी साफ करती है और झाड़ू पोछा लगाती। ऐसे ही समय बीत जाता है। अलका ऑफिस से घर आती है। आज तो बहुत थक गई। अरे जेठानी जी, 1 कप कॉफी बना दो ना, आज बहुत थक गई हो। ये लो अलका, ये तुम्हारी कॉफी। अब तो ये रोज का सिलसिला हो गया, जहाँ ऑफिस वाली बहू सुबह देर से उठती और फिर तैयार होकर नौकरी पर चली जाती, तो वहीं बेचारी जेठानी सारा दिन नौकरानियों की तरह घर के कामों में पिसती रहती। ये देख एक रोज रचना का पति अविनाश उससे बोला, माना कि अलका नौकरी करती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी नौकरानी बनकर काम करती रहोगी। अरे तुम उसकी जेठानी हो। देखो मैं तुम्हें भड़का नहीं रहा, लेकिन मैंने देखा है जब से अलका नौकरी पर लगी है, माँ का रवैया तुम्हारे प्रति बदल गया है। उन्हें भी यही लगता है कि उनकी छोटी बहू उनकी बड़ी बहू से ज्यादा काबिल है। तो मैं क्या करूं अविनाश, मैंने कभी नौकरी नहीं की और अब इस उम्र में बिना एक्सपीरियंस के काम मिलना भी मुश्किल है। ठीक है, अगर तुम इसी काम में खुश हो तो इसी में सही। धीरे धीरे अलका ने घर के सारे काम करना छोड़ दिए। अब वो तो बस काम पर जाती और छुट्टी वाले दिन या तो ब्यूटी पार्लर या मॉल में शॉपिंग करके बिताती। घर का बिजली पानी का बिल अलका भर देती और अपनी सास के लिए कभी कभार साड़ी या कोई गिफ्ट भी ले आती, जिस कारण उसकी सास भी उसे कुछ नहीं कहती। एक रोज उनकी बुआ सास उनके घर आती है। अरे सुलोचना, तेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं? बड़ी बहू रसोई में होगी और छोटी बहू आराम कर रही है बेचारी, अभी अभी ऑफिस से आई है। रुको अभी बुलाती हूँ। रचना, अलका, यहाँ आओ, देखो तुम्हारी बुआ सास आई है। दोनों बहुएं बाहर आ जाती हैं। अलका ने जहाँ वेस्टर्न कपड़े पहने थे तो वहीं रचना साड़ी में होती है। वो दोनों बुआ सास के पांव छूती हैं। जीती रहो, जीती रहो। रचना बहू, तुम नौकरी क्यों नहीं करती? अरे मैंने तो कितनी बार कहा, लेकिन ये सुने तब ना। अब घर में काम ही कितना होता है। ठीक ही तो कह रही है माँ जी, घर में इतना कुछ खास काम नहीं होता। वो तो ऑफिस जाकर पता चलता है कि कितना काम होता है। लेकिन हमारी जेठानी जी को तो आराम की इतनी आदत पड़ गई है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहती। खैर कोई बात नहीं। बड़ी बहू, तुम जाकर हम सबके लिए खाना बना दो, और अलका बहू, तू अपने लिए सुबह के कपड़े निकाल कर रख ले। कुछ दिन बाद एक रोज अलका अपनी ऑफिस की सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। अरे पूछ मत यार, 1 नंबर की बेवकूफ जेठानी मिली है मुझे। सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती है और मैं तो बस घर आकर आराम ही करती हूँ। वो तो पढ़ी लिखी होकर भी मेरी नौकरानी बनी हुई है। तभी रचना अंदर आती है। अलका उसे देखकर फोन काट देती है। मैं तो सिर्फ अपने परिवार का ख्याल रखना चाहती थी, इसलिए मैंने नौकरी नहीं की। लेकिन अब मैं भी सबको बता दूंगी कि हम हाउसवाइफ बहुएं भी किसी से कम नहीं होती। कुछ दिन बाद दूसरे शहर में खाने की प्रतियोगिता का एक बड़ा कंपटीशन होता है। रचना उस प्रतियोगिता में भाग लेने चली जाती है। अब घर का सारा काम सुलोचना को ही करना पड़ता, साथ ही थकी हारी ऑफिस से आई अलका को भी उसकी मदद करनी पड़ती, जिससे 2 दिन में ही उन दोनों की हालत खराब हो गई और अब उन्हें रचना की अहमियत समझ में आने लगी। प्रतियोगिता वाले दिन रचना तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है और पूरे 5 लाख का इनाम जीत जाती है।
टीवी और अखबार में उसकी फोटो छपती है। ये देख उसकी सास भी बहुत खुश होती है। इनाम जीतकर जब रचना घर आती है तो सभी घर वाले फूलमाला पहनाकर उसका स्वागत करते हैं। अलका बहू, जितना तू साल भर नौकरी करके भी नहीं कमा पाती ना, उतना मेरी घरेलू बहू ने एक दिन में कमा लिया। अब अलका को भी अपनी गलती का एहसास होता है, साथ ही सुलोचना को भी। उन दोनों ने रचना से माफी मांगी। रचना ने भी दोनों को गले लगाकर सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। उर्मिला की 3 बहुएं थी। जहां उसकी 2 बहू बेहद अमीर घर से ताल्लुकात रखती थी, वहीं एक बहू बेहद गरीब घर से थी, जिस कारण न सिर्फ उन्हें सास की बल्कि दोनों अमीर बहुओं के ताने भी सुनने पड़ते थे। रोजाना की तरह गरीब बहू रसोई घर के कामों में जुटी हुई थी। सोनल बहू, अरे ओ सोनल बहू, अरे ओ सोनल की बच्ची कहाँ मर गई? आई माँ जी। हाथों में चाय लिए हुए सोनल हॉल में आती है। ये लीजिए माँ जी चाय। क्यों रे मेरी गरीब बहू, चाय बना रही थी या बीरबल की खिचड़ी? इतना वक्त लगता है? माँ जी, अब घर बाहर का सारा काम भी तो इतना है कि दिन भर कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है। अरे मेरे जमाने में तो एक अकेली लुगाई घर भर का काम नाच नाच के कर देती थी, और तुझे काम करने में दिक्कत हो रही है। मेरी दोनों बहुरानियों के लिए चाय क्या तेरा बाप लाएगा? माँ जी, दोनों देवरानी भी अब अपना हाथ पांव चला सकती हैं। क्यों, तेरे हाथ पांव में घुन लगा है? चुपचाप जाओ चाय लेकर आ। जी माँ जी। सास की बात सुनकर सोनल रसोई घर आती है। जाने सासू माँ मेरे साथ ही ऐसा बुरा बर्ताव क्यों करती हैं? ऐसा जान पड़ता है मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि बाई हूं। आजकल के दौर में लोग उनसे भी बेरुखी से पेश नहीं आते होंगे। जाने ये 2 रिहायशी तितलियां ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाती है माँ जी को, जो माँ जी इनका तो गुणगान करती हैं और हमारी गरीबी की हंसी उड़ाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। खैर, यूं दिल ही दिल कुढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम गरीबों को तो पूछने वाला कोई नहीं होता। गरीब बहू की बेबसी उसकी बातों से साफ जाहिर हो रही थी। जहां गरीब बहू की दशा नौकरानी से भी बदतर थी, वहीं 2 बहुएं छोटी होने के बावजूद सारा दिन बस हुक्म चलाती। समय के साथ सर्दियों का आगमन हो जाता है। हॉल में बैठी उर्मिला की दोनों अमीर बहुएं कहती हैं, सासू माँ, सर्दियां आ चुकी हैं। आप तो जानती हैं कि सर्दियों को लेकर मेरे कितने शौक हैं, इसलिए मैंने डैडी से कहकर चारों के लिए न्यू हीटर मंगवाए हैं, ताकि हम चारों ठंड से बच सके। माँ जी, कल ही मैंने भी सर्दियों की खूब सारी शॉपिंग की है। ये देखिए, खास आपके लिए पश्मीना की शॉल लाई हूं। तोहफे देना क्या तुम दोनों बहुओं को ही आता है? मैंने भी तुम दोनों के लिए नई रजाई बनवाई है। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे ना थी, तुम्हारे कमरे की रजाई पतली हो चली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहुएं रात भर ठंड से ठिठुरती रहें, इसीलिए मैंने बिना देरी करे रजाई बनवा दी। और फिर तुम्हारी सास के पास पैसों की कमी है क्या? तभी सोनल उर्मिला से कहती है, माँ जी, जब आपने देवरानी जी के लिए रजाई बनवाई है तो लगे हाथ मेरे लिए भी रजाई बनवा देती। समाचार में सुनने को आ रहा है कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने वाली है। ऐसे में मैं इतने दुबले पतले कंबल से कैसे काम चलाऊंगी? क्यों रे मेरी गरीब बहू, उर्मिला के पास क्या पैसों के पेड़ लगे हैं? अभी मेरा हाथ तंग है, जब कभी पैसे होंगे तब देखा जाएगा। मगर माँ जी, कुछ देर पहले तो आप कह रही थी कि आपके पास पैसा ही पैसा है। उर्मिला का गुस्सा देखकर दोनों अमीर बहुएं मौके का फायदा उठाते हुए फूट डालना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब हमारी ये गरीब जेठानी आंखें गड़ाए बैठी रहती हैं। बात बात पर हमसे बराबरी करना जरूरी है क्या जेठानी जी? उर्वशी, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो जो मैं तुम्हारी कोई देखा देखी करूंगी। देख लीजिए माँ जी, हमारी ये गरीब जेठानी जी कहाँ का गुस्सा कहाँ उतार रही हैं। एकदम खराब बोल रही है तान्या बहू तू। चौका बर्तन करने में मेरी गरीब बहू के हाथ जवाब दे जाते हैं, मगर बोलते वक्त जबान गज भर की हो जाती है। ऐसा कहकर उर्मिला चली जाती है और तान्या कहती है, हमारी सासू माँ की गरीब बहू, तुम चाहे कितने भी पापड़ बेल लो, लेकिन तुम हमारी जगह कभी नहीं ले सकती। हमारी किस्मत कोहिनूर हीरे जैसी है और तुम उस गरीब गलीचे के समान हो जिसे देखकर लोग नाक सिकोड़ते हैं। ऐसे ही कई सप्ताह बीत जाते हैं, जिसके साथ बेतहाशा सर्दियां बढ़ जाती हैं। जहां एक ओर अमीर बहुएं गद्देदार बिछौने पर भारी भरकम रजाई में मजे से सो रही थी, वहीं बेचारी गरीब बहू को सर्दी की सारी रात उस पतले दुबले कंबल में काटनी पड़ती है।
अगले दिन सुबह होते ही सोनल फिर से घर के काम में जुट जाती है। इसके बाद जैसे ही वो बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है तो ठंडे पानी से उसके हाथ कांपने लगते हैं। जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां पर उर्मिला रूम हीटर लगाए रजाई के अंदर बैठी होती है। तभी उर्मिला सोनल से कहती है, अरे बहू, इधर उधर क्या देख रही है? मेरे कमरे में चोरी करने का इरादा है क्या? माँ जी, मैं तो पानी गर्म करने की मशीन ढूंढ रही थी। सर्दियां बहुत बढ़ गई हैं, किचन के नल से बहुत ठंडा पानी आ रहा है, ठंडे पानी से हाथ जमने को हो रहे हैं। अच्छा, तो अब महारानी को बर्तन धोने के लिए गर्म पानी चाहिए? बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? कोई मशीन नहीं मिलेगी, जल्दी से काम चोरी छोड़ और बर्तन धोने लग जा। इसके बाद खरी खोटी सुनाकर उर्मिला फिर से अपना पल्ला झाड़ लेती है और बेचारी गरीब बहू कड़ाके की ठंड में भी ठंडे पानी से ही काम करके गुजारा करती है। ना तो सोनल के पास स्वेटर होता है और ना ही शॉल। इसके बावजूद भी उर्मिला सोनल को ही बाजार सब्जी लेने भेजती है। लेकिन एक दिन उर्मिला की तबीयत खराब हो जाती है। उसके कराहने की आवाज सुनकर गरीब बहू जल्दी उसके कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। माँ जी मैं अभी आती हूँ। इसके बाद सोनल किचन में जाकर काढ़ा बनाकर लाती है और उर्मिला को पीने के लिए देती है। साथ ही उर्मिला के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखना शुरू करती है। सोनल कभी उसके हाथ दबाती तो कभी उसके पैर। सारी रात बेचारी सोनल बिना झपकी लिए अपनी सास की सेवा पानी में लगी रहती है। अगले दिन दोनों बहुएं अपनी सास के कमरे में आती हैं। गुड मॉर्निंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग सासू माँ, क्या हुआ? आपका मुंह मरीजों जैसा क्यों लग रहा है? माँ जी की तबीयत कल रात से बहुत खराब थी, उन्हें तेज बुखार था। उर्वशी चलो यहां से, कहीं हमें भी फ्लू न लग जाए। इसके बाद वो दोनों अमीर बहुएं वहां से चली जाती हैं और उर्मिला उनकी सारी बहानेबाजी समझ जाती है। मुझे तो लगा था तुम दोनों यहां मेरा हालचाल पूछने आई हो, मगर तुमने अपने तेवर दिखाई दिए। सोनल मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा और तुम्हारी गरीबी की हंसी उड़ाई। शायद इसी कारण भगवान ने मुझे ऐसा भुगतान दिया है। माँ जी बीती बातों को याद करके दुखी मत होइए, जो हुआ उसे भूल जाइए। सास का बर्ताव देखकर तान्या और उर्वशी का सर शर्म के मारे झुक जाता है और वो कहती हैं, जेठानी जी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको ताने दिए, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया। जेठानी जी हम दोनों को माफ कर दीजिए। ऐसा मत कहो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहनें माना है। फिर वो तीनों आपस में गले लग जाती हैं और इसके बाद सारा काम मिलजुल कर करती हैं। Thanks for watching.